Hi friends, my name is Sonu, Assistant Professor Economics, Government College, हथीन पलवल। लास्ट वीडियो में हमने निवेश गुणक के बारे में बात की थी। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा गुणक के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि निवेश गुणक क्या होता है। निवेश गुणक के बारे में हमने बताया था कि निवेश में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो कुल आय में वृद्धि होती है उनके अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। तो आज हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा निवेश गुणक के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। कुरिहारा के शब्दों में यहाँ से पढ़ रहे हैं। गुणक का मूल्य वास्तव में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के द्वारा निर्धारित होता है। तो आप देख रहे हैं ना कि गुणक का मूल्य वास्तव में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी कम होगी गुणक का मूल्य भी कम होगा। आप देख रहे हैं जितनी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होगी आपके जो गुणक की अर्थात के की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी कम होगी गुणक की वैल्यू उतनी ही कम होगी। लोग इस अतिरिक्त आय का एक भाग उपभोग पर खर्च करते हैं और शेष भाग बचा लेते हैं। जितनी हमारी आय होती है उसका एक भाग हम बचा लेते हैं और एक भाग उपभोग पर खर्च कर लेते हैं। लोग अपनी आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च करते हैं यह उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो वे अपनी आय का अधिक प्रतिशत उपभोग पर खर्च करेंगे। तो आगे देख रहे हैं कि आप प्रत्येक व्यय के अनुरूप आय में वृद्धि होती है। बताया ना कि एक आदमी का व्यय दूसरे आदमी की आय होता है, तो ये वही बात इन्होंने यहाँ लिख रखी है कि प्रत्येक व्यय के अनुरूप आय में वृद्धि होती है। अतः सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के अधिक होने के कारण व्यय भी अधिक होता है और इसके फलस्वरूप आय और भी अधिक होगी। ठीक है ना, जैसे कि पहले बताया था, हमने डिस्कशन किया है कि एक व्यक्ति का जो व्यय होता है अर्थव्यवस्था में दूसरे व्यक्ति की आय होती है। तो हमारा जितना व्यय किसी का ज़्यादा होगा अर्थव्यवस्था में, एमपीसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो समझ लो उसके हिसाब से लोगों की आय भी बढ़ेगी। संक्षेप में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी गुणक का मूल्य भी उतना ही अधिक होगा और फलस्वरूप आय भी उतनी ही अधिक होगी। अतः सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में सीधा संबंध है। आप देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में सीधा संबंध है। मान लीजिए ये आपकी एमपीसी है, ठीक है, और ये आपका गुणक है। तो सीधा संबंध का मतलब क्या है कि एमपीसी जितनी ज़्यादा होगी अर्थात जितनी ज़्यादा होगी गुणक की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, और गुणक की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपकी आय में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। चलो आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि y दिस इज ये फार्मूला हमने बात की थी कि k क्या होता है, k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i। अर्थात निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप जो आय में परिवर्तन होता है के अनुपात को हम निवेश गुणक कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। हम यह भी जान चुके हैं कि संतुलन में S और I इज इक्वल टू S और I बराबर होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि संतुलन में क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन या कुल आय कुल खर्च के बराबर होती है। तो जैसे कि और y को हम C प्लस S लिखते हैं जो पूर्ति पक्ष है आय का, और A मांग पक्ष है, इसको हम लिखते हैं C प्लस में I। तो ये दोनों तरफ बराबर होने के कारण C से C कट जाता है और S इज इक्वल टू I, जिसकी बात ये यहाँ पर कह रहा है कि S प्लस I होता है संतुलन की अवस्था में। तो S इज इक्वल टू I, यदि S इज इक्वल टू I है तो डेल्टा S और डेल्टा I बराबर होंगे, क्योंकि S और I बराबर हैं और दोनों तरफ हमने डेल्टा लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा। और S इज इक्वल टू I, तो हम S और I को डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा I भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि MPS इज इक्वल टू डेल्टा S बटे में डेल्टा Y, सेम वही है। MPC हमको पता है क्या होता है, MPC डेल्टा C बटे में डेल्टा Y।
तो MPC और MPS का जो जोड़ होता है इज इक्वल टू 1। तो इधर इसलिए MPS क्या है, डेल्टा एस। डेल्टा एस से मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन डेल्टा वाई अर्थात चेंज इन इनकम, दैट इज इक्वल टू MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। चूँकि यहाँ दिया है MPC इज इक्वल टू डेल्टा एस बटे में डेल्टा वाई, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई इंटू MPS। ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा एस यहाँ है, ये डेल्टा वाई MPS के साथ, डेल्टा वाई MPS के साथ गुणा हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल डेल्टा वाई इंटू MPS। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेम यही लिखा है, देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई इंटू MPS, जैसे हमने ये वैल्यू निकाली थी। तो 2 और 3 को मिलाने से ये समीकरण यहाँ पर ये 2, दिस इज 2 एंड ये 3, तो 2 और 3 को मिलाने से रहे थे कि समीकरण 2 और 3 को मिलाने से ये समीकरण 2 है हमारा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ये समीकरण 2 है। तो और ये 3 है। तो हमने यहाँ क्या किया, MPS जो ये वैल्यू थी ये हमने एज इट इज यहाँ ले ली, और डेल्टा आई, क्योंकि हमने देखा कि संतुलन की अवस्था में डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एस, तो हमने यहाँ पर डेल्टा एस की जगह डेल्टा आई लिख दिया। ठीक है, क्योंकि डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एस। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। हम दोनों पक्षों को MPS से भाग देने पर, दोनों पक्ष को, इसके दोनों पक्षों को, दोनों पक्ष कौन सा, एक तरफ MPS इंटू डेल्टा वाई है, दूसरी तरफ डेल्टा आई है, दोनों तरफ MPS से भाग देंगे तो क्या होगा, इसको MPS से भाग देंगे तो MPS से MPS कट जाएगा और डेल्टा वाई बच जाएगा, और इधर डेल्टा आई के अपॉन में या इसके नीचे डेल्टा MPS आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम डेल्टा MPS से भाग देंगे दोनों तरफ। तो आप देख लेना ये, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम उन्हें MPS इंटू डेल्टा वाई, ठीक है, ये यहाँ पर देखना, ये इस समीकरण को दोनों तरफ MPS से यहाँ से भाग दे दिया, यहाँ पर भाग दे दिया, तो यहाँ MPS से MPS कट गया, और ये डेल्टा आई ये हमारे पास वैल्यू बच जाती है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन MPS। ठीक है, तो आगे ये बोल रहा है कि समीकरण 1 और 5 को मिलाने से, समीकरण 1 कौन सा था देखते हैं। समीकरण 1 था ये, y इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, ये था समीकरण 1। ठीक है, तो और समीकरण 5 ये है जो MPS से दोनों तरफ भाग दिया, तो 1 और 5 को मिलाने से क्या होता है, डेल्टा वाई, जैसे कि आप यहाँ लिखा डेल्टा वाई, डेल्टा वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, के इंटू में डेल्टा आई क्यों लिख दिया, क्योंकि डेल्टा वाई यहाँ पर देख रहे हो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, और वही चीज़ हमने यहाँ लिखी, डेल्टा वाई की जगह के इंटू डेल्टा आई लिख दिया, और आगे ये सेम 1/MPS इंटू डेल्टा आई। तो आप यहाँ देख रहे होंगे दोनों तरफ डेल्टा आई है, ये डेल्टा आई से डेल्टा आई कट जाता है, और के की वैल्यू क्या हो जाती है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, के इज इक्वल टू 1/MPS, और दैट इज इक्वल टू 1/1 MPC, क्योंकि MPS और MPC का जोड़ 1 के बराबर होता है, इसलिए हम इस MPS को 1 - MPC भी लिख सकते। हमको ये भी अच्छी तरह पता है कि MPS और MPC के जो कोफिशिएंट होते हैं अर्थात गुणांक होते हैं वो 0 और 1 के बीच में रहते हैं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में रहते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ना कि 1/MPS, अर्थात MPS की वैल्यू जितनी छोटी होगी K की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और इसके विपरीत MPS की वैल्यू जितनी बड़ी होगी K की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, तो ये हमारा था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी हमारी MPC उतनी ही ज़्यादा रहेगी, और MPS हमारी जितनी कम रहेगी हमारी K की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहेगी। निष्कर्ष निकलता है कि MPC जितनी अधिक होगी K का मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत MPS जितनी अधिक होगी K का मूल्य उतना ही कम होगा। यहाँ देख रहे हैं साइड में क्या लिखा है, गुणक K और MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति का उल्टा संबंध होता है, विलोम संबंध होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी K का मूल्य उतना ही कम होगा। तो हम ये अभी स्वयं जांच करेंगे कि वास्तव में MPC ज़्यादा होती है तो K की वैल्यू ज़्यादा होती कि नहीं। तो हम देखो MPC के 2 वैल्यू लेकर चलते हैं, 0.2 एंड
4, तो आप देख रहे हैं 0.4 बड़ी वैल्यू है और 0.2 से छोटी वैल्यू है। तो देखो यदि हम शुरू में लेते हैं 0.2 लिया तो के की वैल्यू क्या आएगी, 1 × 1 माइनस एम पी सी दैट इज 0.2, 1 में से 0.2 का बचा 0.8 और टोटल वैल्यू आई हमारी जब हल करोगे तो 1.25। और यदि के की वैल्यू हम 0.4 लेते हैं तो देखना ये आता है 1 में से 0.04 का तो 0.6, वैल्यू आती है 1.67 जो कि 1.25 से इससे ज़्यादा है। तो क्या मतलब हुआ, स्पष्ट है कि एमपीसी का मूल्य जितना अधिक होगा के का मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। तो जैसे एमपीसी के बारे में बात की, हम एमपीएस के बारे में बात करते हैं कि इसकी दो वैल्यू ले लेते हैं। तो देखा कि के इक्वल टू 1 में एमपीएस, तो हम पहले 0.2 लिया एमपीएस की वैल्यू तो उसकी वैल्यू आई 5, ठीक है। और उसके बाद हमने एमपीएस की वैल्यू ली 0.4, देख रहे तो आई वैल्यू 2.5। तो क्या इसका मतलब क्या निकलता कि 0.2 छोटा है तो वैल्यू 5 आई है और 0.4 बड़ा है तो वैल्यू 2.5 आई है। अर्थात एमपीएस जितनी कम होगी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर कि एमपीसी जितनी ज़्यादा रहेगी के की वैल्यू उतनी ज़्यादा रहेगी और एमपीएस जितनी कम रहेगी के की वैल्यू उतनी कम रहेगी। हैंसन के शब्दों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के अधिक या कम होने के अनुसार गुणक बड़ा या छोटा होता है, अर्थात के की वैल्यू एमपीसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये एक तालिका बना रखी है ये, इसमें के एमपीसी के विभिन्न मूल्यों के अनुसार के का मूल्य दिखाया गया है कि एमपीसी इतनी है तो एमपीसी इतनी है तो के की वैल्यू इतनी है, एमपीसी इतनी है तो इतनी है। तो ये इसमें दिखाया, तो हम देखते हैं। तो निम्नतम मूल्य है जो 0 है एमपीसी हमारी, तो के की वैल्यू क्या आई 1। जब वैल्यू एमपीसी की हमारी 1/3 है तो के की वैल्यू क्या आती है 1.5। तो देख रहे हैं जैसे एमपीसी बढ़ती जा रही है हमारी एमपीसी, जैसे एमपीसी 3/4 हुई तो हमारी के की वैल्यू आएगी 4, एमपीसी 4/5 है तो हमारी के की वैल्यू आई 5, ठीक है। एमपीसी 9/10 है अर्थात बढ़ गई है तो के की वैल्यू आई 10। तो आप देख रहे हैं के की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे एमपीसी बढ़ती जा रही है। तो ये एक हमने बोला 0 और 1 के बीच में होती है एमपीसी, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये 1, तो के की वैल्यू क्या आई इनफाइनाइट, जो कि असीमित है, नॉट डिफाइंड है। तो आप ये पढ़ लेना। तो ये आखिरी में लिखा कि गुणक का मूल्य अंततः इनफाइनाइट होना केवल एक सैद्धांतिक संभावना है, सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक संभावना है, ऐसा होता नहीं है क्योंकि आदमी अपनी आय में से कुछ ना कुछ जरूर खर्च करता है, अर्थात उसकी एमपीसी कुछ ना कुछ रहती है, ठीक है। और न अपनी आय को सारा खर्च करता है, यदि सारा खर्च कर देगा तो फिर सीधी बात है, हमको पता है कि जब सब कुछ खर्च कर देगा तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। बट आदमी ऐसा करता नहीं है क्योंकि थोड़ा तो कुछ भी हो थोड़ा तो अपनी आय में से बचा के रखता है, तो इसलिए उसकी के की वैल्यू कभी 1 नहीं होती। नया आदमी अपनी आय को ये भी नहीं कि बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, वो उसमें से खर्च भी करता है तो और बचा के भी रखता है। यहाँ एमपीसी और गुणक का रेखा चित्रण कर रखा है, डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन। तो हम देखते हैं कि ये ए है, रेखा चित्र ए, इसमें देखा कि एक्स एक्सिस पे हमने जीडीपी ले रखी है और वाई एक्सिस पे कंजप्शन ले रखा है। तो ये लाइन हमारी कंजप्शन लाइन है जो 45 डिग्री एंगल से निकल रही है, ये वाली लाइन। तो इसका मतलब क्या होता है, हम जितनी आय बढ़ती है हमारी, जितनी आय बढ़ेगी हम उतना ही उपभोग करते हैं, ठीक है। अर्थात हमारी आय और उपभोग समान दर से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जितनी आय बढ़ी उसका उपभोग कर देंगे तो इसका मतलब क्या, हमारी एमपीसी 1 के बराबर है ना, एमपीसी 1, क्योंकि जितनी आय बढ़ी उतना खर्च कर दिया हमने। तो एमपीसी की वैल्यू क्या है 1 है। एमपीसी डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई होती है। समझ लो हमारी आय 5 रुपये बढ़ गई, ठीक है। 5 आय बढ़ने के फलस्वरूप हमने उपभोग भी 5 कर दिया, तो 5 और 5 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारी एमपीसी यहाँ पर 1 हो रही है। तो एमपीसी जब 1 होगी, जब एमपीसी हमारी 1 होगी तो के की वैल्यू क्या आएगी देखना, 1 के का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी। जब एमपीसी 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा और 1/0 हो जाएगा और दैट इज इन डिफाइंड। तो यहाँ देख रहे हैं ना, मल्टीप्लायर की वैल्यू इनडेफिनेट या इनडिफाइंड है। ऐसा किस सिचुएशन में कि हमारी जितनी आय बढ़ रही है वो सारी आय हमने उपभोग कर दी। नेक्स्ट है रेखा चित्र बी। इसमें देख रहे हैं कि इनकम बढ़ती जा रही है और उपभोग हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर देखो इतना ही कांस्टेंट है। तो ये हमको क्या दिखाता है कि हमारी आय बढ़ती जा रही है और हमारा उपभोग या अर्थात हमारी एमपीसी नहीं बढ़ रही। तो आप ये फॉर्मूला देखिए 1/1 माइनस एमपीसी। यदि हमारी एमपीसी नहीं बढ़ेगी अर्थात एमपीसी 0 रहेगी, नहीं बढ़ेगा मतलब क्या है 0, तो 1 - 0 कितना हुआ 1, तो
के की वैल्यू कितनी होगी 1/1, दैट इज इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बात करते हैं रेखाचित्र सी की। रेखाचित्र सी में देखने में क्या मिलता है हमको कि यहाँ पर दो कंजम्पशन फंक्शन दिखाए जाएंगे, एक सी ये वाला, एक CC1। तो दोनों में फ़र्क क्या है, जो CC है उसका ढाल कम है, तो कम ढाल वाला है, और C1 ये वाला है C1, ये ज़्यादा स्टिपर है, ज़्यादा चपटा है। ठीक है, इसकी ढाल कम है। तो हमको ये पता चला है, यदि हम पहले CC की बात करते हैं, CC दैट इज दिस इज CC, तो क्या होता है कि यदि हमारी आय 10 है और हमने उपभोग 10 किया है, ठीक है, ये हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो हमारा जैसे जेट भी 10 से 12 हो जाती है, 2 बढ़ जाती है, तो हमारा खर्चा क्या होता है CC पे 10 से 11 हो जाता है। ठीक है, तो 1 बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके विपरीत हम CC1 की बात करें, ये ज़्यादा चपटा है, x की तरफ इसका ढलान ज़्यादा है। तो इसमें क्या बताता है, जैसे हमारी आय 10 से 15 होती है, तो ये देखना, ये हमारा यहाँ पर 10 से 15 होती है, तो हमारा उपभोग क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा है। तो इसमें इससे इतना पता चल रहा है कि जो उपभोग कर कम ढाल वाला होगा, अर्थात जितना खड़ा होगा, खड़ा लगा लिए, कम ढाल वाला होगा, तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो उपभोग वक्र है सी, वो ज़्यादा ढाल वाला होगा, जैसे कि ऐसे झुका होगा ज़्यादा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसमें क्या होगा MPC की वैल्यू कम होगी, सॉरी MPC नहीं, के की वैल्यू कम होगी। यहाँ देखो महत्वपूर्ण निष्कर्ष में पढ़ते हैं, उपभोग वक्र जितनी खड़ी ढाल वाला होगा, गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जितनी खड़ी ढाल वाला, समझ लो ये हमारा है, तो खड़ी ढाल मतलब ये खड़ी ढाल है, ये खड़ी ढाल है, ये तो जितना अधिक खड़ी ढाल वाला होगा, गुणक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत उपभोग वक्र जितना अधिक चपटा होगा, चपटा मतलब फ्लैटर, ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो क्या होगा, गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा, क्योंकि खड़ी ढाल वाले का अर्थ है कि ऊंची MPC, और चपटे वक्र का अर्थ है निम्न MPC। ठीक है, क्योंकि जो उपभोग वक्र का ढलान है ना, वो हमको MPC बता रहा है, जैसे कोई ये ढलान है तो हम ये MPC बता रहे हैं। ठीक है, तो हमको इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो उपभोग वक्र जितना खड़ी ढाल वाला होगा, तो वहाँ पर MPC ज़्यादा है, MPC ज़्यादा है तो हमारी के की वैल्यू ज़्यादा है। और जो उपभोग वक्र चपटा है या कम ढलान वाला है, तो उसमें क्या होगा, हमारे MPC कम है, MPC कम है तो हमारी के की वैल्यू कम रहेगी। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को, इसको MPC और MPS के रिलेशन को ख़त्म करते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो मैंने ये कंटेंट लिया है, ये TR जैन की जो BA सेकेंड ईयर की बुक है इकोनॉमिक्स की, तो उससे मैंने ये लिया है। थैंक यू।